तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जून 2022 में पूछा गया था। आप लोगों के MPS 002 में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रमुख अवधारणाओं की चर्चा कीजिए। मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उसमें मतलब उसी के अवधारणाएं जो होती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन से ऐसे मतलब स्टेप होते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन को बनाकर रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उसी के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भूमिका में लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा शैक्षणिक अनुशासन है जो राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य वैश्विक शक्तियों के बीच परस्पर संबंध, संघर्ष और सहयोगों का अध्ययन करता है। यह अवधारणात्मक रूप से राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और विधि जैसे विषयों से भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं वो कौन कौन से ऐसे मतलब अंग होते हैं जो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध को संभाले रहते हैं, जिनमें राष्ट्र होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है या फिर वैश्विक जो शक्तियाँ होती हैं उनके परस्पर संबंधों और उनके बीच होने वाले संघर्षों और सहयोगों का भी अध्ययन करता है। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं जो इस क्षेत्र को समझने की बुनियाद रखती हैं। पहला नंबर है इसमें राज्य, जिसे हम लोग स्टेट बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य जो है वो प्रमुख वो संप्रभु इकाई होती है। मतलब वो संप्रभु का मतलब हो गया सोवरेंटी। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकंड नंबर में सोवरेंटी होना, जो एक निश्चित क्षेत्र, स्थायी जनसंख्या, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के साथ कार्य करती है। राज्य को IR में प्राथमिकता माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य जो है वो संप्रभु दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य जो है वो अपने आप में अपनी शक्ति खुद अपनाए हुए रहता है, स्वस्थायित्व होता है। ठीक है, संप्रभुता का मतलब हो गया यहाँ पे सोवरेंटी, जिसे हम लोग यहाँ पे लिखा गया है कि संप्रभुता एक राज्य का वो विशेषाधिकार है जिसके तहत वह अपने आंतरिक मामलों में किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना निर्णय ले सकता है। मतलब संप्रभुता का मतलब वही हो गया कि किसी भी बाहरी जो मतलब मान लीजिए अपने आप में अगर कोई दिक्कत होती है तो वो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप किए बिना, मतलब और कोई स्टेट उसे आकर हस्तक्षेप करे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपने आप में ये कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसे सुलझा सकता है। यही हो गया संप्रभुता। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट जो है वो अपनी संप्रभुता या फिर जो अपनी सॉवरेंटी है वो अपने लिए कार्य करता है। आगे का है यह धारणा जो ये जो अवधारणा है वो वेस्टफालिया संधि जो कि 1648 के बाद उभरी और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारशिला बन गई कि सभी जो राज्य हैं, सभी जो देश हैं, सबको संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कोई भी दो देशों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो पहले वो दो देश या फिर अगर अपने खुद के अंदर अपने ही देश में अगर कोई विवाद होता है तो सबसे पहले उसे खुद का जो देश है, जो पावर ऑफ मिनिस्ट्री है, वो सुलझाने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें यह एक व्यापक अवधारणा है जो बताती है कि किसी भी देश की विदेश नीति और निर्णय का उद्देश्य उसके नागरिकों की सुरक्षा, समृद्धि और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना होता है। इसका मूल उद्देश्य राज्य की रक्षा और विकास होता है। तो ये जो राष्ट्रीय हित होता है, नेशनल जो इंटरेस्ट होता है, इसका मूल जो उद्देश्य क्या है? अपने राज्य की रक्षा करना। राज्य यहाँ पर देश के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे अपने राज्य की या फिर अपने देश की रक्षा करना इसका मूल उद्देश्य होता है। तो ये एक व्यापक अवधारणा है जो बताता है कि किसी भी देश की विदेश नीति या फिर निर्णयों का जो उद्देश्य है उसकी नागरिकों की सुरक्षा होती है, उसकी समृद्धि और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना होता है। मतलब यहाँ पे वैश्विक प्रभाव का मतलब हो गया जो कारोबार है उसे बढ़ाना और नागरिकों की सुरक्षा करना किसी भी एक राज्य या फिर राज्य का मतलब ही यहाँ पे देश से है। ठीक है, तो यहाँ पे उस देश का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, सुख समृद्धि बना के रखे और वैश्विक जो प्रभाव है उसको बढ़ाए। इसका मूल उद्देश्य है रक्षा करना, ठीक है, और विकास करना। बस यही दो यहाँ पे अंग है। उसके बाद है शक्ति, पावर। शक्ति का अर्थ है किसी अन्य राज्य या संस्था के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता। देखिए यहाँ पे शक्ति का अर्थ है कि किसी अन्य राज्य या संस्था के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता। मतलब किसी भी दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश की जो संस्था है या फिर जो देश है या फिर जो संस्था है उसके व्यवहार को प्रभावित किया जा सके, उसी प्रकार की शक्ति रखना जरूरी है। इसमें आपकी सैन्य शक्ति हो सकती है, आपकी आर्थिक शक्ति हो सकती है या फिर
कूटनीतिक जो शक्ति होती है या फिर सांस्कृतिक शक्ति भी शामिल हो सकती है। यहाँ पर आप लोगों के मन में एक और सवाल उठा होगा कि यहाँ पे आई आर लिखा हुआ है। आई आर में शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर एक प्रमुख विषय है। तो यहाँ पे आई आर का मतलब क्या हो गया? ऊपर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा था एक बार आई आर, ठीक है। तो शायद आप लोग यहाँ पे अगर आई आर ना समझ पाए हों तो आई आर का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर है आई आर, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। 1 नंबर पॉइंट में था यहाँ पर आई आर, ठीक है। तो आई आर का मतलब हो गया इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसमें शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर एक प्रमुख विषय है कि आंतरिक संबंधों में जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उसमें शक्ति संतुलन रखना बहुत जरूरी है। सुरक्षा जो है यह राज्य की संप्रभुता, सीमाओं नागरिकों की रक्षा से संबंधित होती है। जो सुरक्षा होती है, सुरक्षा किसकी करनी है? नागरिकों की करनी है। विकास करना है, मतलब डेवलपमेंट करना है। लेकिन परंपरागत रूप से, मतलब जो पुरानी चली आ रही है नियम नीति, उससे इससे सैन्य सुरक्षा माना गया है, परंतु अब यह आर्थिक, पर्यावरणीय और मानव सुरक्षा जैसे नए आयाम भी समेटे हुए हैं। मतलब पहले कहा जाता था कि सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नागरिकों की है, लेकिन अभी के जो समय चल रहे हैं उसमें सुरक्षा के हिसाब से सैन्य सुरक्षा भी है। अब ये आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा और मानव सुरक्षा जैसे आयाम भी इसमें जुड़े हुए हैं। कूटनीति का मतलब हो गया डिप्लोमेसी। यह 2 या 2 से अधिक देशों के बीच शांतिपूर्ण संवाद और समझौते की प्रक्रिया है। कूटनीति किसे कहा जाता है? मान लीजिए कोई 2 देश हैं जिनके बीच झगड़ा लगने वाला है, लेकिन शांतिपूर्ण संवाद अगर हो जाए तो ये शांतिपूर्ण संवाद को बनाए रखने के लिए डिप्लोमेसी का यूज किया जाता है। कूटनीति के माध्यम से युद्ध से बचा जा सकता है और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब घूम फिर कर वही बात हुई कि युद्ध से बचना ही कूटनीति है, शांति बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें है कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे ये संस्थाएं जो हैं वो देशों के बीच सहयोग को संस्थागत रूप प्रदान करती है। जो हमारे देश हैं, सभी देशों के जो संस्थाएं होते हैं तो उनको संस्थागत रूप प्रदान करती है। जैसे संयुक्त राष्ट्र है, विश्व व्यापार संगठन है, यूरोपीय संघ है, और इनका उद्देश्य है शांति बनाए रखना, नियम आधारित व्यवस्था बनाना और विकास को प्रोत्साहित करना। मतलब सब कुछ शांति में रहते हुए अपने सभी देशों की विकास की ओर अग्रसित होना ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ये मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट में ग्लोबलाइजेशन। यह प्रक्रिया जो है वो दुनिया को एक दूसरे के साथ आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। वैश्वीकरण का मतलब ही हो गया ग्लोबलाइजेशन होना। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैश्वीकरण ने राज्य की सीमाओं को लांघते हुए नई जटिलताओं और अवसरों को जन्म दिया है। यहाँ पे वैश्वीकरण के चलते कुछ ऐसे जटिलताएं या फिर जो सीमाएं थी जिसे वो लांघ चुका है, मतलब आगे बढ़ चुका है उससे, इसलिए उसमें कुछ ऐसे जटिलताएं हैं जिसको उन्होंने जन्म दिया है। तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। उसके बाद है 9 नंबर, जिसमें वास्तववाद और उदारवाद, रियलिज्म और लिबरलिज्म। तो ये 2 प्रमुख संवैधानिक दृष्टिकोण हैं, सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। वास्तववाद मतलब रियलिज्म जो है यह मानना है कि राज्य आत्महित में कार्य करते हैं और शक्ति की तलाश करते हैं। वास्तव में जो बातें कही गई है रियलिज्म में कि जो राज्य होते हैं, जो देश होते हैं, वो अपने हित में काम करते हैं और अब हमेशा अपनी शक्ति की तलाश में रहते हैं कि शक्ति कहाँ पे, किस चीज़ से शक्ति बढ़ाई जाए। उदारवाद का मतलब हो गया लिबरलिज्म का मतलब यह सहयोग संस्थाओं और कानून पर जोर देता है, मानता है कि युद्ध टालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संभव है। उदारवाद का मतलब है कि अगर युद्ध होना कंपलसरी ना हो तो उसे टाला जाए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संभव करता है। उदारवाद कहता है कि उसका सहयोग संस्थाओं और कानून पर जोर देता है, हमेशा इन सब को लेकर वो युद्ध को टालते रहता है। अगर बात करें संघर्ष और सहयोग की तो कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन की जगह पर तो 10 नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल युद्ध और तनाव तक सीमित नहीं है। सिर्फ हम लोग युद्ध और तनाव की बातें नहीं करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इसमें जो होता है वो आर्थिक साझेदारी भी होती है। पैसे कौड़ी की जो बातें हिसाब होती हैं वो साझेदारी भी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, अपने देश का संस्कृति उससे और उस देश की संस्कृति से आदान प्रदान होता है, सभी देशों की बात होती है। और पर्यावरणीय समझौते जैसे सहयोग के क्षेत्र भी शामिल होते हैं, पर्यावरणीय समझौतों पर भी बात विचार होती रहती है। तो यह द्वैध प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलता को दर्शाती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यह प्रमुख अवधारणाएं वैश्विक राजनीति है। रणनीति और सहयोग के ताने बाने को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये न तो केवल शांति और संघर्ष के बीच अंतर को उजागर करती है, बल्कि हमें यह भी बताती है
कि किस प्रकार राज्य और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कर्ता वैश्विक मंच पर अपने हितों की पूर्ति करते हैं। इन अवधारणाओं की गहन समझ से छात्र और नीति निर्माता दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा और दशा का आंकलन कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें और एक वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आपके एक लाइक से हमें जो मोटिवेशन मिलता है हम लोग और वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लाते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।